बाइक कैसे मैम आप? मैं नींद में हूँ, मेरी आप नाइट शिफ्ट नींद थी। में हो? मेरी नाइट शिफ्ट थी तो थोड़ा सा। क्या कुछ नया मैम? आपका गाना भी एक आया, काफ़ी सॉलिड चल हाँ भी रहा है, तो क्या अभी कुछ कहेंगे? ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमारी कंपनी नई है और हमारे सिंगर भी नए थे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है यार। आज आपको सॉन्ग के बारे में बताऊंगी और आप सबसे यूट्यूब का लिंक को आप सबको ओपन करना है। हम कर देंगे मैम लिंक ओपन, बट कितना एंजॉय किया और क्या कुछ मेमोरीज हैं? मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था गोवा में, और मुझे लगता है जैसे मुंबई ने मुझे जब बुलाया था तो काम की वजह से बुलाया था। हर एक जगह जब भी मुझे बुलाती है तो काम की वजह से बुलाती है। सो आपको अच्छा लगता है ना जब आप किसी भी नई जगह पे जाओ, और वो भी अपने काम की वजह से। बहुत खुश थी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा लाइट लाइट, कम है। हाँ लाइट का थोड़ा। Ma'am, you've been working for so long in the industry. I mean, कैसा लगता है when you think of your achievements, अपनी journey, share that moment, और जो आपका नया म्यूजिक वीडियो है उसके अंदर देख के उसको लेके एक्साइटेड है? यार अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली। अगर मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत हम्बल और मॉडेस्ट तो नहीं हो सकती इसके लिए। बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत मेहनत करते हैं और जब मेहनत का फल मिलता है तो अच्छा फील होता है। और अभी मेरी नई म्यूज़िक वीडियो आई है फ़िदा, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही है। हमें लगा नहीं था वैसे कि इतना जल्दी ऐसा होगा, और हमने ये चीज़ें एनालिटिक्स और इंसाइट्स देखने के बाद हमें पता चला कि आसपास में ट्रेंड कर रही है, न्यू रिलीज़ में आ गई है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है जितनी हमने नहीं की थी, बट डेफिनेटली अगर ऑर्गेनिकली इतना अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, और मचाओ म्यूज़िक है, हमारे फ्रेंड्स का है, स्टार्टअप है, नया सॉन्ग है, नया रिलीज़ है, फर्स्ट है, और अगर इतना अच्छा कुछ करता है तो यार खुशी अलग होती है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब आती है ना तो एक्साइटमेंट बहुत अलग होती है। मेरे लिए भी वही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। So when you initially came down to work in the industry, I mean, क्या सबसे बड़ा चैलेंज था, और what was the first break you got in, and how was that break given to you by whom, and how grateful are you to them? आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज मैं शिमला में थी। मैं वैसे दिल्ली में थी, दिल्ली से शिमला गई थी, वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया था, और जब मुझे फ़र्स्ट कॉल आया था तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि यार शिमला की लड़की, पागल थोड़ी है, मुंबई वाले मुझे शिमला से क्यों बुलाएंगे। बट कंचन मैम हैं जो कि हमारी कास्टिंग में थी, जो इन छोटे छोटे शहरों में, शिमला या पंजाब के शहरों में जाती हैं और वहाँ पे ऑडिशंस लेते हैं, और वो तब लिंक यहाँ पर भेजते थे, यहाँ पर लेकर आते थे और प्रोड्यूसर्स को देखते थे। गुल खान, मेरा पहला शो हम सफ़र्स 4 लाइन्स के साथ था। गुल खान, करिश्मा जैन, गुरकी सर, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। मैं 2 दिन का बैग लेकर आई थी, और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ 2 दिन के कपड़े लेकर आई थी, वो भी छोटा सा बैग लेकर आ रही थी। और मेरी मम्मी ने कहा था प्लीज़ बेइज्जती मत करा, थोड़ा बड़ा बैग ले जा। और एक बात बोल के आई थी जो अभी भी मेरे दिल में और हमेशा रहेगी। मैं ये बोल के आई थी, कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं ना जुहू बीच घूमूंगी और मैं वापस आ जाऊंगी। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं आज तक जुहू बीच नहीं गई हूँ, और मुझे डर है कि जिस दिन मैं जुहू बीच चली गई ना, शायद मुझे मुंबई से वापस जाना पड़ेगा, तो मैं जुहू बीच नहीं जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुंबई ने मुझे खुद ऐसे बुलाया है, और जहाँ पे बुलाया है वहाँ पे मेहनत नहीं करूँगी तो यहाँ आने का क्या फ़ायदा। ये भी कहना चाहूँगा, शिमला, हिमाचल प्रदेश, आई मीन इतने सारे स्टार्स, अनुपम खेर टू प्रीति जिंटा जी। तो कंगना रनावत, वो चीज़ आपको कितना इंस्पायर किया कि इतने सारे लोग आए यहाँ पे, इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बनाया? खासकर कंगना की बात कर लें, कंगना रनावत जो सेलिब्रिटी, एक सेंसेशन कह सकते हैं, रिवॉल्यूशनरी कह सकते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? जब मैं जब मैं आई थी तब मैं सबका नाम लूँगी। अनुपम खेर जी के फादर को मेरे फादर भी जानते हैं। अनुपम खेर जी के जो ब्रदर है राजू खेर जी, उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। उनको मैं मतलब एक एल्डर मेंटोर की तरह मानती हूँ, उनसे बात भी होती है वैसी। तो
शिमला से उस टाइम पे बहुत कम लड़कियां आती थी, हिमाचल से हम वहाँ मुझे लगता है बहुत कम आते थे। इवन कंगना रनौत, मैं तो जी बोलूँगी यार, वो मुझसे इतनी बढ़िया और वो सेंसेशन है, लेजेंड हैं, परफॉर्मर हैं। तो जब वो आई थी तो हिमाचल में इतने सारे थिएटर्स नहीं हैं, तो कुछ भी अगर फेमस होना हो तो वो 2-3 साल बाद जब टेलीविज़न पे आता है ना या न्यूज़पेपर्स में, तो हमें पता लगता है अच्छा ये आ रहा है। वो मैं बात कर रही हूँ कि अभी भी इतना ज़्यादा क्रेज़ वहाँ पे थिएटर्स का नहीं है। तो अगर मैं इन सभी आर्टिस्ट की बात करूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं अनुपम खेर जी से स्टार्ट करूँ, शिमला में गेटी थिएटर्स है, वहाँ पे सब लोग आर्ट को बहुत फेवर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब अगर हम वहाँ से भी टैलेंट आए, क्योंकि हमें हमेशा लगता था यार, जैसे मुझे लगता था कि मुंबई ना बहुत दूर है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं मुंबई जाऊँगी। तो अभी मुझे लगता है कि इतना दूर नहीं है। तो जब भी मैं कोई इंटरव्यू भी देती हूँ, जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मैं ये बताती हूँ कि सपने, शहर छोटे बड़े नहीं होते हैं ना, सपने छोटे बड़े नहीं होते हैं आपके ना, अगर ख्वाब बड़े हैं ना तो आप पहुंच जाओगे। तो मैं भी वैसे ही पहुंची। और जहाँ तक आप कंगना की बात करें, वो परफॉर्मर हैं यार, वो खुद आई हैं, खुद कर रही हैं। तो हमारे लिए तो इंस्पिरेशन ही है कंगना रनौत, अनुपम खेर जी, प्रीति जिंटा, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट रुबीना दिलैक, वो टेलीविज़न में आई थी। तो ये सब हम लोगों के लिए, जो हम लोग इन लोगों को देखकर एक दिल में आस जगी थी कि ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो उनको देख कर आए हैं। तो ये लोग हमारी इंस्पिरेशन है, हमेशा रहेंगे। तो इतने सालों का सफ़र रहा है, बहुत नॉलेज हो गया होगा आपको इंडस्ट्री कैसे काम करती है, किसे वैल्यू करती है, किसे नहीं वैल्यू करती है। कंगना के बारे में बात करें तो कंगना ने हमेशा ये कहा कि नेपोटिज्म बहुत एग्जिस्ट करता है और बहुत एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। आपको क्या लगा यहाँ के लोगों के बारे में, उनके थॉट के बारे में, कि एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के इंसान को कितना वैल्यू किया जाता है? वेरी स्मार्ट। मुझे मुझे ये लगता है एक तो मैं बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग नहीं, गॉड बिलीवर हूँ, और बहुत ज़्यादा मेहनत पे विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है आपको कोई भी कहीं पर भी कुछ भी परोस के भी दे देना, पर अगर मेहनत नहीं होगी, आपका लक नहीं होगा, ऊपर वाले का साथ नहीं होगा, तो वो नहीं चलेगा। तो मैं वर्डिक्ट कभी पास नहीं करती। दो मैं लॉयर्स की फैमिली से हूँ, तो मुझे काउंटर अटैक्स या बात करना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं कभी कोई वर्डिक्ट पास नहीं करती किसी भी चीज़ के बारे में। मुझे लगता है कि आपकी मेहनत ही होती है, आप कहीं से भी आए हो, हर कोई अपनों का साथ देता है हर जगह पर वो आपकी मेहनत होती है, आपका लक होता है, ऊपर वाले की रहमत होती है जो आपको आगे पहुंचाती है। सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत होती है। हम पता है कोरोना के बाद, और अभी मैं एक ट्रिप करके आई थी जहां मैं फंस गई थी 17,000 फीट में, रात को -9 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग फंस गए थे। हम 8 घंटे वहाँ पे रिफ्यूजी का हम वेट कर रहे थे कि कोई हमें रेस्क्यू करेगा। तो वो जो मोमेंट था ना वहाँ पे ऊपर, ये मुझे फील हो, मुझे सिर्फ इस बात का था कि शायद मैं फ़ोन भी नहीं कर पाऊँगी, घर में ऐसे ही चले जाऊँगी। तो उस वक्त ये फील हुआ था कि हर एक लाइफ का हर एक मोमेंट ना बहुत ही प्रेशियस है। ये बाकी सारी चीज़ों के लिए तो यहाँ पर आए हैं ना, तो किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए कि यार ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो वो हो जाता। इतनी ट्रांजिएंट इंडस्ट्री में यार, यहाँ पे आए, अपनी मेहनत करो, विश्वास रखो, वो भी अचीव कर सकते हो जो सोचा भी ना हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शिमला से यहाँ पहुँचूँगी, तो मैं उन चीज़ों का सोचती नहीं। मुझे लगता है मेहनत, ऊपर वाले की रहमत और आपका लक। मैं राइम भी करती हूँ। लेकिन एक अल्टीमेट गोल होता है, लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट होता है किसी भी आर्टिस्ट को कि ए लिस्टर्स के साथ काम करना, बड़ा प्रोडक्शन, बड़ा डायरेक्टर्स, बड़ा बजट। वो आप क्या खुद का क्या रवैया है इस चीज़ को लेके कि ये हर आर्टिस्ट को होता है? मैं शिमला की लड़की थी यार। मुझे तो, मैं जब टेलीविज़न पे तुलसी को देखती थी ना बचपन में, जब हम सब देखते थे बैठ के, ऐसे लगता था कि क्या यार टेलीविज़न पे आ सकते हैं। और मतलब आप उस लड़की से बात कर रहे हो जो रात को पहली बार जब मुझे फ़ोन कॉल आया था तो रो रही थी कि भगवान वो सपने क्यों दिखा रहे हो जो पॉसिबल नहीं है, और मेरे पेरेंट्स के 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे मुझे मुंबई भेजने में। तो जब आप उस इंसान से बात करते हो, आपको समझ आता है कि हर एक चीज़ ना, अगर मैं आप लोगों से अभी बात भी कर रही हूँ ना, और मेरी बात कोई लड़की शायद किसी गाँव में सुन रही होगी, तो उससे ये होगा कि आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, कोई भी रोल मिले, आज के टाइम पे, OTT के टाइम पे, पंकज त्रिपाठी से लेकर, अगर आप अनुपम जी की बात करो जहाँ से उन्होंने शुरू किया, आपको अगर आप परफॉर्मर हो ना, आपको स्क्रीन स्पेस में 1 मिनट भी मिल जाए ना, आप फाड़ दोगे, आप कर दोगे अपना काम।
तो मैं उसी में बिलीव करती हूँ यार, मैं उसी में बिलीव करती हूँ कि सपने सिर्फ इतने हैं कि जो भी मिले वहाँ पे इतनी मेहनत करूँ कि मेरी मेहनत दिख जाए, मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यार मेरे लिए। तो मुंबई आना ही, मतलब आज भी मुझे ऐसा लगता है, सोचो जुहू बीच आज तक जिस लड़की ने देखा नहीं है, मेरे लिए तो हर दिन। और ये भी कहना चाहूँ कि जो टीवी स्टार्स हैं अलग अलग अनुभव होता है लाइफ में, मतलब प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ हो। हाल ही में हिलिशा कांस में गई थी, तो उनका ये कहना है कि जो फैक्टर है, डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर है, वो बहुत अफेक्ट करता है किसी आर्टिस्ट को। जब वो ऑडिशंस के लिए भेजती हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए या फिल्म ऑफर्स के लिए, तो शायद ये कहकर रिजेक्शन मिलता है कि वो आपने टीवी में काम किया है, आपका टीवी बैकग्राउंड है। ऐसा कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता है कास्टिंग के दौरान? देखिए मुझे लगता है कि सबकी जर्नी अलग है। जैसे मैं राजेश खन्ना जी की एक ही बात कहूँगी, उन्होंने कहा था कि आज हम हैं जहाँ कल कोई और था, कल कोई और होगा। तो आप वहाँ की बात कर रहे हो जहाँ पे पल में कोई है, पल में कोई नहीं है। आज हमारे पास सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या कुछ इंसान, कोई इतना बड़ा चमकता सितारा होता है, हमें पता लगता है अगले दिन वो नहीं है। किसी का प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुँचा होता है, अगले दिन वो कहीं और होते हैं। जहाँ इतनी ट्रांजिएंट है इंडस्ट्री, वहाँ पर आप किस चीज़ की शिकायत करोगे? मेहनत के अलावा कोई चीज़ काम नहीं करती। कल का किसी को पता नहीं है, आज मैं यहाँ हूँ कल कहाँ होगी वो आपको भी नहीं पता। पर अगर बात करें किसी डिस्क्रिमिनेशन की, मैं बहुत लकी रही हूँ यार। मुझे लगता है यहाँ से बहुत मैटर करता है। आप जाओ ऑडिशन, स्क्रीन, मैं किसी को मतलब काउंटर किसी का नहीं है। मुझे लगता है कि अभी तक कुछ बाय गॉड्स ग्रेस मैंने फेस नहीं किया। मैं तो बल्कि सबको ये बोलती हूँ कि एक्टर्स को जाके ये बोलती हूँ कि हमारे लिए जनरेशन में 2022 एक्टर्स के लिए बेस्ट है। हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, हमारे पास वो आर्टिस्ट है। पहले हमें कहीं जाना पड़ता था कि काम मिले, आज हम खुद अपना काम क्रिएट कर सकते थे। सबसे बड़े यूट्यूबर, सबसे बड़े काम करने वाले वो लोग हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी और ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता है कि और कुछ ऐसी चीज़ें जो एनडीए में हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात नहीं कर सकती, पर अगर आप मेरी स्माइल देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बेस्ट टाइम है यार एक्टर्स के लिए। अगर एक्टर्स भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि अपने हार्डवर्क करते रहो। आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं ना, अभी आप कुछ भी कर सकते हो। Lastly, what's in the pipeline and what's the plan for the future? Are you going to stuck to this television industry or explore something more? देखिए मैं टेलीविज़न कर रही हूँ, वो मेरा माई बाप ब्रेड बटर सब है। मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगता है मैंने थिएटर्स किया है बीच में, मैं थिएटर्स करती हूँ और इतना अच्छा टाइम है जो मैं बोल रही हूँ एक्टर्स के लिए। म्यूज़िक वीडियोज़ आ रही हैं, यूनिबॉल की बहुत बड़ी एड कैंपेन में अभी करके आई हूँ। टेलीविज़न तो चल ही रहा है, तो हम सब कर सकते हैं। और एक परफॉर्मर हूँ यार, आप जहाँ खड़ा करेंगे, जहाँ पे अपना आर्ट दिखाने का वक्त आएगा वहाँ पे वो आर्ट दिखा दूँगी। मेरे लिए तो हर प्लेटफॉर्म, मेरे लिए हर प्लेटफॉर्म, इवन अभी आप लोगों से बात करना है उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बोला था, जब मैं शिमला से आ रही थी ना, तो मैं उस रात भी रोई थी कि मुंबई पहुँचना मेरे लिए ना सपनों में भी नहीं था। तो ये तो हर चीज़ जब मेरे लिए इतनी बड़ी है तो आपसे बात करना भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। थैंक यू। हाँ तो देखिए, जैसे मैं आपको कह रही थी कि मेरा नया सॉन्ग आया है फिदा। हमने नहीं सोचा था बट ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है। आप लोग इतनी सारी रील्स बना रहे हैं, आप इतना पसंद कर रहे हैं। जैसे हम आप लोग मेरे गाने पे फिदा हुए हैं, वैसे ही लाइव पे भी फिदा हो जाइए। हमारा गाना देखिए, यूट्यूब पे जाके हमारे व्यूज़ बढ़ाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।